नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। आज परीक्षा के मद्देनज़र और अलग-अलग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आज का जो टॉपिक होगा ये होगा वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो मुझे आप अपडेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हिस्सा आ जाता है ये आ जाता है वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति। सॉरी। तो वैदिक संस्कृति क्या है, कैसे काम करती है, इसके पीछे के क्या ऑब्जर्वेशंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए वैदिक सभ्यता थी क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल इसने गेन किया और उसके आउटकम्स किस प्रकार से हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है पॉइंट वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो काल है यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें जिस आप कह सकते हैं सेगमेंट को मुख्य रूप से दिखाया गया वो है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो सभ्यता उभरी या उभर करके सामने आई, यह हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। इसके जो सिद्धांत थे वो अलग थे और माना जाता है कि वैदिक संस्कृति को बसाने वाले जो लोग थे ये मुख्य रूप से आर्य थे। ठीक है, जो पुरानी मान्यता है वो क्या कहती है कि वैदिक संस्कृति को बसाने वाले थे वो कौन थे, आर्य थे। नई मान्यता जो है अभी कुछ वर्ष पहले सरकार ने जिसे मतलब कि बोला, एनसीईआरटी की किताबों से मेंशन किया गया, उसमें बोला गया कि आर्य कोई बाहर से आने वाली जाति नहीं थी, बल्कि ये कौन थी, तो ये हरियाणा का जो प्रदेश है वहां से ये जाति जो थी ये उठी और उठने के बाद ये कहाँ गई, ये फैलती चली गई भारत के अलग अलग हिस्सों में और इस तरह से यह सभ्यता जो है यह अस्तित्व में आई। अनदर फिर इसके साथ ही अनदर सेक्शन भी आता है, यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसको लेकर भी कई तरह की मान्यताएं हैं, जिसमें बोला जाता है कि आर्य जो हैं आर्यों के निवास स्थान को लेकर के, हालांकि उसमें एनसीईआरटी में जो ऑब्जर्व किया गया उसके अलावा अलग अलग चूंकि मान्यताएं हैं तो उसको भी प्रेफर करना होगा, समझना होगा कि कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले बोला जाता है कि ये जो आर्य थे ये रहने वाले कहाँ के थे, ये रहने वाले थे यूरोप के। और इसी कारण से इसको बोला जाता है कि ये यूरोपीय प्रदेश से आए थे। किस जगह से आए थे तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, इनके बारे में बोला जाता है, आर्यों के बारे में बोला जाता है कि ये आए कहाँ से थे, ये आए थे यूरोपीय प्रदेश से। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आपका जो सेक्शन हो जाता है, एक और मान्यता है वो कहती है कि आर्य जो थे ये भारत के बाहर विभिन्न एशियाई प्रदेश से आए थे। कुछ बोलते हैं कि यूरोपीय प्रदेश से आए थे, जबकि कुछ हैं जो बोलते हैं कि ये एशियाई प्रदेशों से आए थे। कहाँ से आए थे, एशियाई प्रदेश, मतलब एशिया के जो प्रदेश है एशियाई प्रदेश, वहां से इनका आगमन हुआ था। किनका, आर्यों का। और ये जो मान्यता इसमें याद रखिएगा, इतिहास हमें यह बताता है कि इतिहास में विभिन्न मत होते हैं, किसी एक मत पे सभी लोग नहीं फॉलो करते हैं, बिकॉज ये साइंस की तरह एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। इसे हम लोग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तैयार करते हैं, बीते हुए समय को पुनः जिंदा किया जाता है इतिहास में। और इसी वजह से इतिहास में कोई भी मान्यता या मत है उस मत को क्या खंडित किया जा सकता है, क्या उसे इनकार किया जा सकता है, उसे रिफ्यूज या रिजेक्ट या डिनाई किया जा सकता है, नहीं। मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जो है वो किसी एक ओपिनियन से है, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी ग्रुप हो जो किसी दूसरे ओपिनियन को फॉलो करता है। तो इसे याद रखिएगा कि जो इतिहास है, इतिहास में आपका अलग अलग ऑब्जर्वेशंस, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं और उनमें से किसी को भी क्या नहीं किया जा सकता, डिनाई भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके अपने उसके पीछे लॉजिक रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा जो मत है, दो दो मत तो हो गए, तीसरा मत जो है, ये तीसरा मत कहता है कि आर्य जो थे, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, भारत था। तीसरा मत क्या कहता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। और यही तीसरा जो मत है, इस तीसरे मत को
फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज को, जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें पाया कि नहीं ये बात सच है। जो आर्यों का जो मूल स्थान था या आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था? भारत था। आगे फिर उसके बाद बताया गया है कि आर्य जो थे, आर्य भारत आए तो उसमें उन्होंने जैसे अपना एक्सपेंशन किया या फिर आर्य भारत से फैले और पूरे अलग अलग हिस्सों में फैलते चले गए। तो इसके बारे में ये जो मान्यताएं हैं, इस मान्यता को किसने बताया या किसने, कोई एक व्यक्ति विशेष था या अलग अलग ग्रुप थे? तो याद रखिएगा इस मान्यता को बताने वाले बहुत सारे इतिहासकार थे। अलग अलग इतिहासकार ने इस पर अपने रिसर्च जर्नल्स, पेपर और बाकी चीजें पब्लिश की थी। तो उसके अनुसार पहला जो पॉइंट है ये बताता है कि आर्य जो थे इनका मूल निवास स्थान भारत था। इसमें सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ऐसा कहा है। किसने कहा है? तो याद रखिएगा सप्त सैंधव प्रदेश जो है, सप्त सैंधव प्रदेश से कौन आया था? सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य आए थे। और इस मत को बताने वाले जो है ये है आपका श्री संपूर्णानंद। कौन है? श्री संपूर्णानंद। सात सिंधु पंजाब वाला जो रीजन है ना, पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां वाले हिस्से में। तो श्री संपूर्णानंद, ये एक आपका नाम आ जाता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। पूरा नाम है श्री संपूर्णानंद। उसके बाद फिर अनदर आ जाता है, ये आपका है अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र, ठीक है। दूसरा जो आपका नाम आ जाता है ये कौन सा आ जाता है? अविनाश चंद्र, ये दूसरे हैं। एंड तीसरा जो आपको मिलता है ये मिलता है आपका, इनकी किताब है अविनाश चंद्र दास, पूरा नाम इनका है अविनाश चंद्र दास। और इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब में ये पूरा का पूरा विवरण मिलता है। और इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है, इस किताब का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस किताब का नाम है ऋग्वैदिक इंडिया। याद रखिएगा बुक को मेंशन जरूर करिएगा कहां से आप अपना ओपिनियन बता रहे हो। इस किताब का नाम क्या है? ऋग वैदिक इंडिया, इंडिया। इस किताब में हमें विवरण मिलते हैं। किस बारे में विवरण मिलते हैं? तो याद रखिएगा इस किताब में विवरण मिलता है कि जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। किसने बताया? ये बताया संपूर्णानंद, और श्री संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने। दूसरा उसके बाद फिर हिस्सा जो आता है इसमें है देविकानंद प्रदेश, मुल्तान से आए थे, डी एस त्रिवेदी ने बताया। दूसरा ओपिनियन जो है, इस ओपिनियन को बताने में डी एस त्रिवेदी का योगदान रहा। इन्होंने भी इस चीज पर अपना समर्थन दिया और इन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे उसके अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार पेपर पब्लिश किया। तो उसका नाम हो जाएगा डी एस त्रिवेदी। क्या नाम है? डी एस त्रिवेदी। इन्होंने उस चीज को बताया। देन उसके बाद फिर अनदर आ जाता है गंगानाथ झा नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या बताया? गंगानाथ झा ने कहा कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे, ठंडे वाले जो इलाके, हिमालय का जो रीजन है वहां से इनको बताया गया। तो गंगानाथ झा ने कहा कि आर्य जो थे ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि कहाँ से आए थे? ये आए थे ब्रह्मर्षि प्रदेश से। किस जगह से आए थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश से। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे गंगानाथ झा ने, और उसको उन्होंने क्या कहा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहा। उत्तर पश्चिमी यानी कि हिमालय की तराई वाला जो रीजन है उस रीजन में। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे, ये किसने कहा? गंगानाथ झा ने। गंगा नाथ झा। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है गंगानाथ झा के बाद
कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कश्मीर से आए थे। मतलब वो बोलते हैं कि कश्मीर, हिमालय प्रदेश का जो इलाका, वहीं से ये आए ही थे। और ऐसा मानने वालों में एक बहुत फेमस नाम है, ये है एल डी कल्ला का। क्या नाम है, तो याद रखिएगा, एल डी कल्ला। क्या हो गया, एल डी कल्ला, ये पूरा नाम है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अंदर आ जाता है मध्य प्रदेश। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि नहीं, आर्य जो थे वो पहले मध्य प्रदेश में रहते थे, क्योंकि वहाँ घना जंगल था, और वहाँ से ये उभर करके बाहर निकले, और फिर उसके बाद पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, और वहाँ पर इन्होंने एक नई सभ्यता का विकास किया, जिसे आर्य घाटी सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा गया। तो मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन है, इस चीज पे कौन अपना मत देता है? तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को लेकर के जब बात आती है और ओपिनियन की बात आती है, तो मध्य प्रदेश वाले हिस्से में काउंट होता है। तो इसमें आ जाता है आपका राजबली पांडे का नाम। क्या नाम है? राजबली पांडे। क्या नाम हो गया? राजबली पांडे। इन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश से आए थे। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, तो आप बोलिएगा अलग अलग मत है। एक मत बोलता है यूरोप देश से आए थे, दूसरा मत बोलता है विभिन्न एशियाई प्रदेश से आए थे, तीसरा मत बोलता है कि ये इनका जो निवास स्थान था ये मूलतः भारत था। और इसमें से चूंकि इनका निवास स्थान भारत था, इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट ने भी एनसीईआरटी की बुक्स में पब्लिश किया और एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग इसी तीसरे ओपिनियन को प्रायोरली या प्रायोरिटी बेसिस पर रखेंगे, और उसी को ऑब्जर्व करेंगे, उसी को फोकस करेंगे, और उसी के अनुसार लिखेंगे। तो ये मैंने आपको जो बताया, ये उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बताया। ठीक है, अब यहां तक में किसी को किसी तरह का अगर डाउट है तो बताइए। एनी कंफ्यूजन? आप जब लिखेंगे तो ये नाम जरूर मेंशन करिएगा। इतिहासकारों की ये जो नाम है, ये पर्टिकुलर हिस्टोरियंस है, इस वजह से इनके नामों को अच्छी तरीके से आप मेंशन करिएगा, ताकि आपके स्कोर की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़े। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन, लिखना भी है। नेक्स्ट पोर्शन आपका आ जाता है कि आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन सा पढ़ेंगे हिस्सा। तो इसमें आपका जो पॉइंट आता है उसमें पहला आ जाता है, पहला आपका हिस्सा है आर्यों की समस्या और समाधान। आर्यों के लिए मेजर चैलेंजेस कौन कौन से थे। तो पहला आपका हिस्सा हो जाता है आर्य समस्या। आर्य समस्या व समाधान, व समाधान। आर्यों के लिए कौन कौन सी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, उसके कौन कौन से समाधान थे, पहला ये आ जाता है। दूसरा उसके बाद फिर जो हिस्सा आ जाता है, ये आ जाता है कि आर्यों के लिए समस्याएं और समाधान, तो मतलब कि किस तरह से उन्होंने किया। उसके बाद फिर आ जाता है कि आर्य जो थे उनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा का विवरण, समस्या व समाधान। फिर आ जाता है वैदिक संस्कृति में कि आर्यों की भाषा क्या थी। अगर आर्य भारत आए, भारत में रहें, या भारत के अलग अलग हिस्सों से उनका एक्सपेंशन हुआ, या किसी पर्टिकुलर रीजन से एक्सपेंशन हुआ, तो उनकी भाषा भी तो होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सभ्यता फ्लरिश करे उसमें कोई भाषा ही ना हो? इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली किसी भी एंगल से? पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि आर्यों की भाषा को समझना जरूरी है। तो आर्यों की भाषा जो है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आर्य संस्कृति का हिस्सा ये भाषा भी हो जाता है। तीसरा जो हिस्सा आ जाता है, ये तीसरा हिस्सा आपका काउंट होता है, ये है इनके अभिलेख। इनके बारे में विवरण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो विवरण मिलते हैं सबसे पहले बोगज कोई अभिलेख। भाषा के बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे बोगज कोई अभिलेख। आप पर्टिकुलर अभिलेख करके सब पॉइंट भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली लिखिए, अभिलेख नाम के साथ लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर में विवरण मिलता है इन पर्टिकुलर्स में। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, पहला, इसमें आपको आर्य के बारे में विवरण मिलता है। उसके बाद बोगज कोई अभिलेख के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, जिसमें आर्य के बारे में विवरण मिलता है, और ये जो अभिलेख है, ये है
किक कुल्ली अभिलेख, याद रखिएगा नाम अच्छे से, किक कुल्ली अभिलेख। पूरा की, ठीक है, आधा क में ऊ की मात्रा, ली, किक कुल्ली। तो किक कुल्ली अभिलेख। जिनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है उनके लिए यहाँ पे है, क्योंकि हिंदी निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण भाषा है कई मामलों में, खासतौर पे उच्चारण के संदर्भ में। इसीलिए आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। किक कुल्ली अभिलेख, यहाँ से हमें विवरण मिलता है किसका? यहाँ से हमें विवरण मिलता है आर्यों के बारे में। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, आर्यों का सबसे पसंदीदा पशु कौन सा था, जिनकी बदौलत या जिनकी सहायता से उन्हें पूरे भारत में या भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और शासन करना शुरू किया? ये याद रखिएगा, अश्व। आर्यों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? घोड़े। क्या घोड़े सच में रोल प्ले करते हैं? क्या इनकी बदौलत, इनकी मदद से, इनकी सहायता से साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है और साथ ही साथ बड़ा इलाका जीता जा सकता है? क्या ऐसा है, या फिर सिर्फ एक मिथक है? मुझे तो लगता है मिथक है। आप लोग बताइए कि ये गलत है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सच है तो मैं बोलता हूँ ये मिथक है। जीता जा सकता है कैसे? मैं बोलता हूँ कैसे, घोड़ा से कैसे जीतोगे? अश्वमेध यज्ञ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि उनका पसंदीदा पशु था घोड़ा, तो पसंदीदा पशु था घोड़ा। हाँ, घोड़े से, घोड़े का मतलब अश्वमेध यज्ञ में योगदान है, लेकिन अब वहां पे तो एक घोड़े का काम आ गया ना, यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर घोड़े का पॉइंट आ रहा है। तो क्या जिसके पास उस समय अश्वमेध यज्ञ का भी कॉन्सेप्ट नहीं था? तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि अश्व का इतना इंपॉर्टेंस था? और क्या ऐसा हुआ है कि अश्व की सहायता से बड़े पैमाने पर साम्राज्य खड़े हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, घोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना घोड़े के बड़ा इलाका कवर नहीं किया जा सकता। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप में सपोज आपको घोड़ा चलाने आता है, मतलब हॉर्स राइडिंग आती है या मुझे आती है, और मैं सुबह यहाँ से चलना शुरू करूँ पैदल, पैदल अगर मैं चलना शुरू करूँ तो मैक्सिमम मैं कितना कवर कर पाऊंगा डिस्टेंस? एक इंसान की रफ्तार कितनी होती है एक घंटे में? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 घंटा तो चलूंगा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम चलूंगा तो कितना, 20 घंटे। 20 घंटे भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। 10 घंटे, तो 10 गुना 5, 50 किलोमीटर। लेकिन अगर मेरे पास घोड़ा है, घोड़े की एवरेज रफ्तार कितनी होती है मिनिमम? वो आपका 50 किलोमीटर उसके लिए कैजुअल रफ्तार है, नॉर्मल। नॉर्मल जो वो दौड़ता है ना उसमें 50 पे पहुंच जाता है। तो मतलब सुबह से शाम तक एक इंसान जितना चलेगा उतना वो घोड़ा 1 घंटे में कवर कर लेगा। और घोड़ा एक बार दौड़ना शुरू करता है तो 8-10 घंटे तक लगातार दौड़ता रहता है। 10 घंटे में कहाँ पहुंचा देगा? यहाँ से दिल्ली। आपने मराठा साम्राज्य का नाम सुना है? मराठा साम्राज्य में एक व्यक्ति का जिक्र आता है, एक योद्धा का जिक्र आता है, जिसके बारे में बोला जाता है कि जो एक सांस में घोड़ा दिल्ली से महाराष्ट्र या दिल्ली से पुणे तक दौड़ा है, उसका नाम, और शायद उसका नाम होता है बाजी या इस तरह से करके, यसाजी, ऐसे कुछ नाम है इस योद्धा का। इस योद्धा के बारे में कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था तो इसको पहुंचाना था निकल करके वहां से सुबह, मतलब कि तुरंत जितना जल्दी हो सके। और दिल्ली का रास्ता कम से कम 2 दिन लगता था, 2 से 3 दिन ऐसे करके लगता था निकलते हुए। ये महाशय ऐसा घोड़ा इन्होंने दौड़ाया, इतनी रफ्तार से दौड़ाया कि सुबह निकले और शाम में कहाँ थे? पुणे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि पॉइंट बताता है कि घोड़े की रफ्तार मायने रखती है। और घोड़ा जिनके पास है वो बड़े इलाके को कवर करते हैं। पैदल अगर 100 लोग हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 किलोमीटर का रेडियस कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर हर एक में 100 में से हर एक व्यक्ति के पास एक एक घोड़ा है जिसपे वो बैठे हुए हैं, अब कितना कवर करेंगे? वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया कवर कर लेंगे, क्योंकि घोड़ा है सुबह से शाम तक राउंडिंग कर रहे हैं और उस वक्त टैकल कर लेंगे। क्या घोड़े को खाने के लिए आपका पेट्रोल चाहिए? नहीं चाहिए। उसको भूख लगेगी, वो क्या खाएगा? घास खाएगा। जंगल में घास की कमी होती नहीं है। और दूसरी उससे भी जरूरी बात कि घोड़ा एक बायोलॉजिकल लिविंग बीइंग है, तो इसकी वजह से वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। दौड़ने की रफ्तार है, उसमें गड्ढा कहाँ पर है, कहाँ पर क्या, उन चीजों को ट्रैक कर सकता है, गाड़ी नहीं कर सकती। तो ये खासियत थी। और घोड़ों की बदौलत ही, घोड़ों की सहायता से ही
दुनिया का एक बहुत क्रूर शासक था जिसने पूरी दुनिया में नरसंहार का और कत्लेआम का ऐसा तांडव रचा था कि पूरी दुनिया जो थी वो हस्तप्रद हो गई थी। पूरी दुनिया का कार्बन एमिशन निगेटिव चला गया था, इतना ज्यादा इसने लोगों को मारा था। और ये जो क्रूर शासक था इसका नाम था क्या? चंगेज खान। तो चंगेज खान की ताकत का सबसे बड़ा राज यही था कि उसके पास घोड़े थे, और घोड़ों पर बैठ करके जब इसके सोल्जर्स अटैक करते थे तो इनके पास होते थे छोटे छोटे तीर और धनुष, और इन तीर धनुषों की सहायता से ये हमला करते थे तो कभी भी ये क्या नहीं होते थे? डिफीट नहीं होते थे। क्लियर? उसी तरह से मौर्य साम्राज्य लीजिए, मौर्य साम्राज्य के एक्सपेंशन में भी घोड़ों का रोल था, हालांकि हाथी का रोल भी उसमें था, बट घोड़ों का भी रोल था क्योंकि बड़े एरिया कवर हो जाते थे। तो ये पॉइंट जहां पर है, तो अश्व पालन जैसे होता है, ये आपका आर्य सभ्यता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है आपका युद्ध रथ और आरे वाले पहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट जो आपका आ जाता है आर्य संस्कृति में, इसमें इनका इंपॉर्टेंस था, तो ये था युद्ध, अश्व पालन, युद्ध, रथ तथा युद्ध रथ तथा आरे वाले पहिए। आरे वाले पहिए, इनके बारे में जानकारियां मिलती है, कहाँ से मिलती है? वैदिक संस्कृति से। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आता है दाह संस्कार। आर्यों का दाह संस्कार, वो दाह संस्कार की जो प्रथा थी या जो उनका मेथड था वो भी इंपॉर्टेंस हमें प्रोवाइड करता, क्योंकि दाह संस्कार हर एक धर्म हर एक संस्कृति का अलग अलग होता है। कैसे? हड़प्पा सब संस्कृति में था कि उसे गाड़ा जाता था। उसके बाद वाले कुछ है जिसमें आपको मिलता है कि जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ा जाता था, किसी में होता था कि मिट्टी के पॉट में मतलब कि उनको क्या किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था। किसी में मिलता है कि जला दिया जाता था, किसी में मिलता है कि उनको कहीं और मतलब किसी अदर तरीके से मतलब कि उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो लोगों के दाह संस्कार की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इन्हीं कारणों की वजह से दाह संस्कार का जो पॉइंट है ये भी समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है अनदर पॉइंट है, यह है आपका अग्नि प्रथा। आर्य किसके उपासक थे? अग्नि की पूजा करते थे। क्यों करते थे, कोई बता सकता है? आर्य जो थे ये अग्नि की पूजा करते थे। वैदिक संस्कृति में अग्नि का बहुत महत्व है। तो आर्य अग्नि की पूजा क्यों करते थे? शौक था इसलिए? ठंड ज्यादा लगती थी इसलिए? क्या कारण था? या फिर आग का नया नया आविष्कार हुआ था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उन्हें लगा कि नहीं आग का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे से आउटकम मिलेंगे, इसलिए? व्हाट कुड बी द रीजंस? आग का ये प्रयोग करते थे क्योंकि आग के द्वारा ही इन्हें ये मानते थे कि ये अपने देवता को क्या कर सकते हैं? समर्पण कर सकते हैं, वो चीजें वो समर्पित कर सकते हैं जो उन्हें प्राप्त होती है इन फॉर्म ऑफ लाइक अनाज या फिर ग्रेन्स एंड अदर्स। तो वहां पर हमें अग्नि पूजा का विवरण मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर मिलता है सोमपान की प्रथा। ये समस्या तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, तो आज भी इस समस्या का हम लोग देखते हैं क्या? बिगड़ा हुआ या विकराल रूप जो है, जो बड़े पैमाने पर परिस्थितियों को बिगाड़ देता है, ये मिलता है। सोमपान की प्रथा, ये भी आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति में हमें मिलता है। सोमपान कोई बता सकता है क्या है? एनीवन? हाँ, एनीवन टेल मी। सही जवाब अगर किसी ने बता दिया तो मेरी तरफ से इनाम, और वो इनाम है अगला प्रश्न। सोमपान जान लीजिए क्या होता है। सोमपान के बारे में बताया गया है, एक पौधा होता था इड्रेफा, इफेड्रा नाम का। इस पौधे को जब पीसा जाता था तो पीसने के बाद एक खास तरह का लिक्विड मिलता था। इस लिक्विड को पीने के बाद व्यक्ति जो रहता है वो अपने नॉर्मल कॉन्सियसनेस लेवल को खो बैठता था और झूमने लग जाता था। तो इसीलिए वहां पे उसको सोमपान बोला गया है। प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से अगर कंपेयर करें तो आधुनिक भाषा में उस शब्दावली से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ठीक है। तो इसमें कई तरह के मेथड है, लेकिन सोमपान या ये जो कंजम्पशन है ये आपको प्राचीन काल में भी देखने को मिलता
है। तो एक वो प्रथा थी। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर जो हिस्सा मिलता है, ये मिलता है आपका सोमपान की प्रथा के बाद, ये है आपका स्वास्तिक। स्वास्तिक पता है क्या है? स्वास्तिक, तो उसको स्वास्तिक का हमें विवरण भी यहाँ मिलता है, कब? वैदिक संस्कृति में। तो आपके पास एक पॉइंट ये भी है कि स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक का अस्तित्व था, स्वास्तिकारी मतलब कि स्वास्तिक जो था, स्वास्तिक की मौजूदगी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद फिर मिल जाता है अनदर वन, कि भारत में ऋग्वैदिक संस्कृति का भौगोलिक प्रसार जो है, इसके बारे में भी विवरण मिलता है। तो पहले ये जो पॉइंट है, ये 10 पॉइंट्स जो मैंने बताए आपको, इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। आर्य समस्या व समाधान। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि आर्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हालात कौन कौन से थे। तो आर्यों से रिलेटेड जो सेगमेंट है, वहां पर याद रखिएगा, आर्य का मतलब ही हो जाता है श्रेष्ठ या उत्तम। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आर्य जो है, आर्य वर्ड श्रेष्ठ को बताता है। तो आप महाभारत सीरियल अगर आप देखते हैं, तो वहां पे देखिएगा, द्रौपदी जब भी बोलती है पांडवों को, तो आर्य बोल के उसको संबोधित करती है, बोलती है आर्य आप कहाँ जा रहे हैं, आर्य आपने क्या सोचा है, या आपका निर्णय क्या है। तो आर्य क्यों बोले? आर्य का मतलब ये श्रेष्ठ, मतलब वो कहती है कि श्रेष्ठ आप क्या कह रहे हैं, श्रेष्ठ मतलब कि आप मेरे लिए तो क्या है, श्रेष्ठ ही है। आज की डेट में अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को आर्य बोले, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? सोच में पड़ जाएंगे लोग कि आर्य क्यों बोल रहे, आर्य कौन है। पहला सवाल ये उठेगा, आर्य कौन है। तो आर्य वास्तव में जो शब्दावली है, वो किस चीज को बताता है? वो बताता है श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ कहने का मतलब ही हो गया कि वह उस कुल या उस व्यक्ति को जब संबोधित किया था, उस आर्य का मतलब ही हो गया श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठता के लिए वहां पे यूज किया जाता था यह वर्ड। और इस वर्ड का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति की ऑथेंटिसिटी और बाकी चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ऋग्वेद में भी हमें किसके बारे में मिलता है विवरण? आर्य के बारे में मिलता है। कितने बार मिलता है? एक दो बार लिखा हुआ होगा कि चार पांच बार? या ऊपर में लिखा हुआ होगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में यह बताया बताया जा रहा है आर्य शब्द श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए प्रयोग है, ऐसा कुछ लिखा हुआ? आर्य शब्द ऋग्वेद में मिलता है कुल मिलाकर के 33 टाइम्स। इसको अच्छे से याद रखिएगा, 33 बार कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? आर्य शब्द का। और आर्य शब्द किस चीज को बताता है? श्रेष्ठता को बताता है। इसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है जेंदावेस्ता। कौन सी किताब है? जेंदावेस्ता। तो जेंदा अवेस्ता जो है, जेंदा अवेस्ता या जेंद अवेस्ता जो है, इसमें भी हमें किसके बारे में मिलता है? आर्य के बारे में विवरण मिलता है। इसमें जो विवरण मिलता है जेंदा अवेस्ता में, इसमें आर्य शब्द ना होकर के यहाँ पे बदला हुआ रूप मिलता है, जिसको बोलते हैं ए रय। क्या कहते हैं? ए रय। तो ए रय शब्द मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आता है, इसको जाति के रूप में संबोधित सर्वप्रथम कब किया गया था? 1847 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, 1847 में सबसे पहले जाति के रूप में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसका प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे, इस व्यक्ति का नाम था लेसेन। क्या नाम था? लेसेन महोदय, या लेसेन नाम था, इस व्यक्ति ने प्रयोग किया था। एंड साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा, आर्य शब्द जो है, ये जाति बोधक नहीं है, बल्कि भाषा समूह को यह बताता है और भाषा समूह को इंगित करता है। मतलब आर्य जो है, ये जाति को नहीं बताता है, कभी भी याद रखिएगा। आर्य किसको बताता है? भाषा में एक श्रेष्ठता के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। तो इस चीज को लेकर के हमेशा याद रखिएगा, उस समय हमें जाति व्यवस्था या जाति शब्द या टर्मिनोलॉजी जैसी चीज का वहां पे कनेक्शन नहीं दिखेगा शुरुआती दौर में। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है, आर्य के बाद नेक्स्ट आता है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो बोला जा रहा है कि आर्य संस्कृति जो है, इसकी कई विशेषताएं थी। हिंद जो है, ये आर्य भाषा के प्राचीनतम नमूने जो मिले हैं, वो अगेड वंश की पट्टियों पर मिलते हैं। तो आर्यों की जो भाषा है, इसके बारे में विवरण कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, इसका जो विवरण मिलता है, ये सबसे पुराना विवरण मिलता है इराक में। कहाँ मिलता है? इराक में। और इराक में कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, इराक में आपको मिलता है अगेड वंश। कौन सा वंश? अगेड वंश। अगेड वंश था, उस अगेड वंश की पट्टियों पर मिलता है। पट्टी कहने का मतलब है कि वहां पे जो लिखे हुए आपके शिलालेख या फिर स्तंभ लेख ऐसे मिलेंगे, जो वहां पर पट्टी मतलब स्पेसिफिक चौड़ाई वाले जो हिस्से होंगे, वहां पर इसका विवरण मिलता है। तो यहाँ पे अगेड मिलेगा। क्या मिलेगा? अगेड।
नेक्स्ट उसके बाद फिर बोला जा रहा है बोगज कोई अभिलेख के बारे में। बोगज कोई अभिलेख आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। बोगज कोई अभिलेख एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बोगज कोई अभिलेख से जितना ऊंचा एग्जाम होता है, हायर लेवल का एग्जाम होता है, जैसे कि यूजीसी नेट के एग्जाम हो गए, यूपीएससी वाले सेगमेंट में एग्जाम हो गए, तो वहां पर बोगज कोई अभिलेख से रेफरेंस या फिर वहां से डेटा निकाल करके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। इंक्लूडिंग दैट जो भी ऑब्जर्वेशन उसमें डीप लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उसमें रेफरेंस पॉइंट में बोगज कोई अभिलेख का मेंशन कई बार करके क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तो बोगज कोई अभिलेख से आप याद रखिएगा कि इसकी खोज कब हुई थी। तो इसका जो खोज हुआ था ये 1906 ईस्वी में हुआ था। मिट्टी की पट्टिकाओं बोगज कोई यानी कि प्राचीन मितानी राज्य की राजधानी में मिली थी। और इसके बारे में बोला जा रहा है इसका निर्माण कब हुआ था। बोगज कोई अभिलेख के बारे में बोला जाता है कि यह 1400 ईसा पूर्व पुराना है। कितना पुराना है? 1400 ईसा पूर्व पुराना है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। बोगज कोई अभिलेख कितना पुराना है? तो याद रखिएगा 1400 ईसा पूर्व पुराना है। पहला पॉइंट। दूसरा उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है बोगज कोई अभिलेख के बाद यहां पर बताया जा रहा है कि बोगज कोई जो है ये प्राचीन मितानी राज्य की राजधानी में थी। बोगज कोई क्या है? बोगज कोई जगह का नाम है। तो बोगज कोई कहां पे था? तो बोगज कोई जो था यह आपका राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। किस चीज की राजधानी थी? तो याद रखिएगा मितानी राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मितानी राज्य की राजधानी थी। आगे फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इस लेख में विवरण मिलता है किस चीज का? इस लेख में विवरण मिलता है हित्ती नरेशों का। ठीक है, तो हित्ती नरेशों का विवरण किसमें मिलता है? याद रखिएगा हित्ती नरेश जो थे, हित्ती नरेश का विवरण मिलता है। हित्ती नरेश का विवरण मिलता है। कहां मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। कहां मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में। और इसी में बोला जा रहा है अलग अलग देवताओं के विवरण भी मिलता है। इदनारा इंद्र को बोला गया है। यहाँ पे नाम भी अच्छे से याद रखिएगा। इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है बोगज कोई अभिलेख में? बहुत शरीफ हुआ करते थे ये महाशय, मतलब इंद्र जो है। ठीक है, तो इंद्र को बोला गया है इंदारा। इंदारा इतने शरीफ कि जब बारिश होती थी तो इनका नाम ही रख दिया गया था पुरंदर। पुरंदर का मतलब ये होता था किला विध्वंसक। तो इंद्र याद रखिएगा, इंदारा बोला गया है, इनका नाम है। दूसरा उसके बाद आता है वरुण। वरुण किसको बोलते हैं? वरुण किसे बोलते हैं? वरुण बोला जाता है उरुवानास को। इसका उपनाम था उरुवानास। ठीक है, तो उरुवानास क्या हो गया? वरुण को बोला जाता था। तीसरा उसके बाद आ जाता है उरुवानास के बाद नास्तियन। ये बोला जाता था अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार कौन थे? कोई बता सकता है? अश्विनी कुमार कौन थे या अश्विनी किनके लिए यूज किया जाता था? सही जवाब दिलाएगा अगला सवाल। अश्विनी किनके लिए प्रयोग किया जाता था या नासत्य भी बोलते थे? अश्विनी कुमार जो थे इनके बारे में याद रखिएगा। ये आपका बोला जाता था जिनको ये मेडिसिन के देवता, मेडिसिन यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आयुर्विज्ञान या फिर आयुर्विज्ञान और जो आपका दवाई होते उनके देवता जो है उनको बोला गया अश्विनी कुमार। पांडवों में दो भाई जो थे ना, कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो नकुल सहदेव को अश्विनी कुमारों का ही क्या मिला था? आशीर्वाद मिला था। इसी वजह से उनके पास यह आशीर्वाद था या उनको यह ज्ञान था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी घायल क्यों ना हो, इनके द्वारा बनाई गई औषधियों और दवाओं से तुरंत ठीक हो जाता था। तो अश्विनी इनका भी उल्लेख मिलता है। और अश्विनी को बोला जाता था या नासत्य या अश्विनी जो देवता थे उनका विवरण मिलता है, उसको बोला जाता था नास्तियना। नास्तियाना। अच्छे से याद रखेंगे, नास्तियाना। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है नास्तियाना के बाद मित्र बोला जाता था। मित्र को
मित्र जो देवता मतलब होते थे, उनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था मित्र। मित्र मित्र, त्र को बदल के थ्र कर देते थे, तो मित्र करके विवरण मिलता है। और ये सब देवताओं का नाम बताता है कि प्राचीन काल में आर्य जो है, आर्यों के बारे में भी जो विवरण है वो बिल्कुल क्या है, सटीक है, सही है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हवा में बात की गई है, बल्कि इनका विवरण, इनका अस्तित्व पूर्ण रूप से सत्य था। तो ये आपका है रिलेटेड टू बोगज कोई अभिलेख। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये आपका पोर्शन हुआ टिल हियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले पोर्शन में बताऊंगा अनदर पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।